नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी यूपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में अभी तक हम लोग 12 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 13वां लेक्चर यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इस 13वें लेक्चर में हम बात करेंगे बजट की। ठीक है, तो बेसिकली जो बजट होता है इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। बजट को हम संविधान में भी पढ़ते हैं और बजट को हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। तो दोनों जगह बजट का अध्ययन किया जाता है। चूंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर भी बजट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें बेसिक पर चर्चा करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो जो बजट है, बजट का आर्थिक पहलू क्या है और राजनीतिक पहलू क्या है। तो आर्थिक पहलू में जो हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के बजट में क्या इनकम होगी, है ना, राजस्व आय क्या होगी, पूंजीगत आय क्या होगी, राजस्व व्यय क्या होगा, पूंजीगत व्यय क्या होगा, ये चीज़ें वहाँ पढ़ते हैं हम लोग जब हम लोग इसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इसको पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। बजट कैसा होगा, ठीक है, बजट में जो मंत्रालयों को पैसा दिया जाता है योजनाओं को संचालित करने के लिए, उस पैसे पर कंट्रोल किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है, पार्लियामेंट में किस हाउस का होता है। ठीक है, सरकार धन कैसे निकालेगी, ठीक है, ये सारी बातें हमको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, जैसे मान लो बजट जब पारित हो गया तो बजट में जो सरकार को खर्च करने के लिए पैसा अलॉट किया गया, वो पैसा सरकार कहाँ से निकालेगी। तो जैसे एक निधि होती है जिसको कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, मतलब जैसे टैक्स वैक्स लगाए जाते हैं, वो पैसा एक जगह कलेक्ट होता है जिसको कहते हैं संचित निधि। अब संचित निधि से सरकार को पैसा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि सरकार पैसा आपसे टैक्स लगाया सरकार ने रख लिया, ऐसा नहीं होता है। टैक्स लगाने का विधि होता है ना। तो विधि के द्वारा प्राधिकृत जो मतलब व्यवस्था है, ये कह सकते हैं विधि प्राधिकृत के सिवा, यानी विधि जो अथॉरिटी देती है उसी पर टैक्स लगाया जा सकता है। और ऐसे अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकते। आप सोचो कि सरकार अपने मन से टैक्स लगा देगी, नहीं। पार्लियामेंट उस पर विधि बनाएगी, उस विधि में जो राइट होगा टैक्स लगाने का उतना ही टैक्स लगेगा। मनमानी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। और उस टैक्स से जो इनकम होगी वो एक जगह जमा होगी जिसको कहते हैं संचित निधि। क्या बोलते हैं? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, है ना, भारत की होती है ये, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पैसा जमा होता है। मान लो ये ऐसे फंड है, ठीक है, और इस पर ये लगा हुआ है ढक्कन, ठीक है, बंद कर दिया। अब इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है? धन इकट्ठा हो रहा है। अब सरकार को धन यहीं से दिया जाएगा, है ना, यहाँ से सरकार को धन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको धन मिलेगा सरकार को विभिन्न योजनाओं में खर्च करने के लिए। लेकिन सरकार अपनी मर्जी से थोड़ी ना निकालेगी। इसकी जो संरक्षक होती है संचित निधि की, वो बेसिकली लोकसभा होती है। कौन होता है? लोकसभा इसकी क्या होती है? संरक्षक होती है। तो लोकसभा जब तक नहीं चाहेगी तब तक संचित निधि से धन सरकार नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, तो संविधान में कुछ तो प्रोविजन दिया गया होगा ना कि लोकसभा इसको कैसे धन निकालने देगी, उसकी कोई प्रक्रिया होगी, कोई तरीका तो होगा। तो वो तरीका जो वर्णित है वो हमारे संविधान में वर्णित है। तो हम इसको बोलेंगे बजट का संवैधानिक पहलू, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका पहलू है वो यहाँ पर हमें देखना है। आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे जब बजट बनता है तो बजट तैयार कौन करता है? जो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, वो बजट तैयार करता है। और बजट जो होता है आगामी वर्ष का होता है ना, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष। ठीक है, तो हर साल जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। अब बजट बेसिकली है क्या? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया है, आर्टिकल 112 में। तो आर्टिकल 112 का संबंध किससे है? बजट से।
लेकिन आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण क्या दिया गया है, क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये एनुअल जो फाइनेंशियल वितरण जो विवरण उसमें दिया रहता है उसी को हम लोग बजट बोल देते हैं, ठीक है। तो लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो वार्षिक होता है ना, एनुअल होता है, इसका मतलब ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर को होता है ना, आगामी वित्त वर्ष, आगामी वित्त वर्ष का बजट होता है, ठीक है। तो बजट जो होता है ये आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि यार मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम ये खर्च करेंगे तो इसके लिए मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा, मतलब मेरा बजट गड़बड़ा जाएगा, ऐसे बोलते रहते ना। तो बजट में हम कैसे, हम तो रोज ही बनाते हैं अपने घरों में बजट, है ना, हर महीने बनाते हैं कि इस महीने इतना आएगा, इतना खर्च हो जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है। तो क्या होता है वित्तीय विवरण में, क्या होता है, आय और व्यय, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, दो बातें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। और ये चूंकि आगामी वर्ष का होता है इसलिए ये अनुमान होता है, ठीक है। ये सब कुछ अनुमानित होता है कि इतना इनकम हो जाएगा और इतना खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो खर्च किया जाता है ये व्यय, ठीक है। जो व्यय होगा बजट में ये कौन खर्च करेगी, सरकार। तो व्यय कौन करेगा, सरकार। कहाँ करेगी, विभिन्न योजनाओं में करेगी, प्रशासन को चलाने में करेगी, डिफेंस के क्षेत्र में करेगी, सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करेगी। तो ये जो व्यय होती है कौन करती है, सरकार। अब सरकार को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, ध्यान समझना। तो सरकार को क्या चाहिए, धन चाहिए ना। व्यय कैसे करेगी, खर्च करेगी तो मतलब धन चाहिए, ठीक है। धन इसको कहाँ से मिलेगा, बजट में इसको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इसके जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं ना गवर्नमेंट के, विभिन्न मंत्रालय, है ना, जैसे आप देखते हैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास, है ना, मंत्रालय, है ना, शिक्षा मंत्रालय। तो हर एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री होती है। तो किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, विभिन्न जो मंत्रालय होते हैं इनको जो पैसा अलॉट किया जाता है बजट में उसको अनुदान मांग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुदान मांग। एक प्रकार की ये ग्रांट होती है। अनुदान मांग का मतलब ये होता है, अनुदान का मतलब क्या होता है, दे दिया भूल जाओ, वापस नहीं लेना है। ऐसे नहीं सरकार को आज दिया है कल आप सरकार से वापस ले लोगे, है ना, ऐसा नहीं। तो अनुदान मांग, तो अनुदान मांग पहले रखी जाएगी बजट में, फिर उस पर बहस होगी, फिर वो पास हो जाएगी। पास होने के बाद अब ये पास हो गई कि सरकार को इतना पैसा, इस विभाग, इस मंत्रालय को इतना पैसा अलॉट किया गया इस बजट में। हम लोग नहीं पढ़ते हैं करंट अफेयर में कि इस बार रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया, है ना, समाज कल्याण का जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, कितना पैसा इनको अलॉट किया गया। अब जितना पैसा इनको अलॉट किया गया है ये पैसा इनको दिया जाएगा। तो पैसा इनको कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से। तो ये जो अनुदान मांगे होंगी इनको कहाँ से पैसा दिया जाएगा, संचित निधि से पैसा दिया जाएगा। संचित निधि क्या, अभी हमने आपको बताया। तो संचित निधि से इनको दिया जाएगा। अब संचित निधि से ये सरकार पैसा निकालेगी और संचित निधि पर कुंडली मार के बैठी है लोकसभा, वो उसकी सुरक्षा करती है। कुंडली मार के बैठी, बोले नहीं नहीं ऐसे पैसा हम आपको नहीं देंगे। उसके लिए संविधान में जो प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा जिसको कहते हैं विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। और जब वो विधेयक लोकसभा में पास हो जाएगा तब लोकसभा कहेगी अच्छा तो अब आप ये धन निकाल सकते हो, ठीक है। तो विनियोग विधेयक पास होने के बाद
धन निकाल पाएगी सरकार, धन निकाल पाएगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, प्रीलिम में पूछे जाते हैं, मेंस भी बनेंगे, कि सरकार संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक लाती है? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये पूरी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। तो बजट का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हुआ है ना। हम यहाँ पर संवैधानिक पक्ष देख रहे हैं, आर्थिक पक्ष यहाँ पर नहीं देखेंगे। संविधान में ये कैसे कैसे बजट में क्या क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो बजट को पास करने की जो प्रक्रिया होती है वो 6 चरणों में पूरी होती है। तो वो 6 चरण आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इतनी बात समझे। तो हम लोग यहाँ पर व्यय वाले पक्ष को देख रहे हैं। आय वाले पक्ष में क्या होता है, सरकार टैक्स वैक्स लगाती है ना। ठीक है, तो वहाँ से आय होती है, और भी कई जगह से आय होती है। जैसे बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, निगम हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो उससे भी आय होती है। तो खैर अभी यहाँ पर हम लोग आय वाले पक्ष पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इस पर बात करेंगे, सब मतलब बजट का वो पार्ट जो संविधान से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो, अब हम लोग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे डिटेल में तैयारी करनी है, प्री मेंस प्रिंटेड स्टडी मटेरियल के साथ, पूरा टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप स्क्रीन पर जो ये रविन एकेडमी का एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसको लॉगिन करेंगे, हमारे सारे क्लासेस आपके फ़ोन पर चालू हो जाएंगे। अरे हमारी पूरी कोचिंग आपके फ़ोन पे आ जाएगी। ठीक है, आप मन चाहे तरीके से आप वहाँ तैयारी कर सकते हो। और ऑनलाइन तैयारी से जुड़ा हुआ कोई आपके पास सवाल है, आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर लीजिए या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। हमारी टीम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देगी। ठीक है, दूसरी सूचना, रविन एकेडमी यूपीएससी के बैनर तले मिशन आईएएस की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस मिशन आईएएस के तहत हम पूरे भारत से स्टूडेंट को इसमें जोड़ते हैं। जो स्टूडेंट अपने घर में बैठकर वर्क स्टडी फ्रॉम होम करना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो वो मिशन आईएएस से जुड़ जाए। मिशन आईएएस के तहत हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों को वहाँ पर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज सारा कुछ उपलब्ध कराते हैं, जिसका कोई बहुत विशेष फीस चार्ज नहीं होता है। तो आप मिशन आईएएस से जुड़ने के लिए, यदि आप आईएएस बनने का सपना साकार करना चाह रहे हैं घर बैठे, है ना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप पूरा इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी आपके लिए एक सूचना। अब हम लोग बात करते हैं बजट पर। ठीक है, तो जो बजट होता है वो आगामी वित्त वर्ष के लिए होता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये जो वित्त वर्ष होता है ये कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये 1 साल होता है पूरा। तो इसके लिए बजट लाया जाता है। अब 1 अप्रैल, जैसे इस समय 2022 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल से शुरू हो गया 2022 और 31 मार्च 2023 जाएगा, है ना। तो ये 1 साल हो जाता है। इसके लिए बजट। अब बजट क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि सरकार बिना पैसे के एक दिन भी काम नहीं कर सकती है, चल ही नहीं सकती है। सरकार को रोज पैसे चाहिए। ठीक है, प्रशासन को चलाने के लिए, योजनाओं को संचालित करने के लिए बहुत सारे काम, और बिना पैसे के कोई काम होते नहीं हैं। ठीक है, तो जो बजट होता है, राष्ट्रपति बजट को हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से। ठीक है, तो संविधान में ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संसद में बजट रखवाते हैं। संसद में बजट रखवाते हैं। तो किसके माध्यम से रखवाते? पेश कौन करता है? वित्त मंत्री के माध्यम से।
तो वित्त मंत्री महोदय इसको पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब देखिए रुपए पैसे का मामला है इसमें, तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं की जाती है। जैसे बजट में सरकार के किस मंत्रालय को कितना अनुदान मांग देना है, तो बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं की जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसे जानते रहिए, आप नोट्स में इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरा तो आपको बता ही दिया कि संचित निधि से सरकार अगर पैसा निकालेगी तो ऐसे नहीं निकाल सकती है, उसमें लोकसभा उसके संरक्षण में है, कुंडली मार के बैठी हुई है। जैसे पुराना खजाना नहीं गड़ा होता है ज़मीन में, तो उसमें कोई एक कहते हैं कि कोई किंग कोबरा आके बैठ जाता है और उसकी सुरक्षा करता है, कोई अगर उसको निकालने जाए तो वो उसको डस लेता है। नहीं, ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। तो भारत का जो धन है, संचित निधि में जो पैसा इकट्ठा है, उस पर कुंडली मार के कौन बैठा हुआ है? लोकसभा। लोकसभा सरकार को पैसा ऐसे छूने नहीं देती है, कहती है संविधान में जो प्रक्रिया है उसको आप पहले फॉलो करो, अर्थात विनियोग विधेयक लाओ और वो विनियोग विधेयक पास हो, तब आपको यहाँ से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे बिना विनियोग विधेयक के पास कराए पैसा सरकार को नहीं मिलता है ना, ये बातें। अब बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के कोई ऐसा बिल जो करों से संबंधित हो, टैक्सेस से संबंधित हो, वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और कोई ऐसा बिल जिसमें टैक्स की बात की गई हो, वो मनी बिल होता है। आपको हमने मनी बिल वाले लेक्चर में बताया था कि मनी बिल की 6 जो प्रोविज़न होते हैं, वो अगर किसी बिल में है या उनमें से कोई एक प्रोविज़न है तो वो मनी बिल होता है। तो अगर कोई बिल है और उसमें अगर टैक्स की बात की गई है तो वो मनी बिल होगा, और मनी बिल बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के नहीं लाया जाता। तो ये छोटी छोटी बातें संविधान में सब अभी उसमें बजट में प्रयोग होंगी, उसकी हम चर्चा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। अब जैसे संसद है, जैसे मान लो कर, अगर जो कर लगाए गए हैं तो संसद उस कर को कम या समाप्त तो कर सकती है, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं कर सकती है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब जो बजट है, इस बजट के बारे में लोकसभा का क्या राइट है और राज्यसभा का क्या राइट है, इसको बिल्कुल क्लियरली संविधान में बताया गया है। ठीक है, तो संविधान में दोनों सदनों, अब दोनों सदन कौन होते हैं? जैसे हमारी संसद है, आपको कई बार बता चुके हैं, संसद में 2 हाउस होते हैं, है ना, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, धन के मामले में लोकसभा को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर कोई धन का मामला है तो उसमें लोकसभा का राइट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा को हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं ना, भारत की जनता इसको चुनती है ना, भारत की जनता, हम सभी लोग जो 18 साल के हैं, वो लोकसभा के चुनाव में हम लोग वोट देते हैं, डायरेक्ट अपना वोट देते हैं और उसको हम चुन लेते हैं। ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट प्रतिनिधि कहाँ हैं? लोकसभा में। और जो धन होता है देश में, जो धन होता है वो जनता का धन होता है। क्यों? सरकार ने टैक्स लगाया, हम ही लोगों ने तो दिया, वो यहाँ पहुँच गया। तो धन के मामले पर नियंत्रण जनता के जो डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, वो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो धन का कोई भी मामला है उसमें लोकसभा की कंट्रोलिंग ज़्यादा रहती है, राज्यसभा की कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो संविधान में दोनों सदनों की बजट के संबंध में भूमिका की व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी बजट के संबंध में लोकसभा के क्या अधिकार हैं, राज्यसभा के क्या अधिकार हैं, इनकी पूरी व्याख्या संविधान में की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेक्चर मेरा 1 घंटे का होता है। धैर्य के साथ अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं और फिर आप नोट्स बनाते हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है
ठीक है, जो आपको सिलेक्शन से रोक सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली जाकर कोचिंग पढ़ो ऑफलाइन, जब ऑनलाइन सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। हमारा लेक्चर करने के बाद यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो स्क्रीन पे जो नंबर हम देते हैं उस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट क्लियर करने के लिए जूम लाइव सेशन रखा जाता है। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए जूम सेशन दिया जाता है। तो हर तरीके से आपकी समस्या का समाधान किया जाता है। इसलिए कोई आज के दौर में ये मैटर नहीं करता है कि आप टीचर के सामने बैठ के पढ़ो तभी आप पढ़ पाओगे। तो जितने वेरी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो ऑनलाइन बहुत अच्छा करते हैं, और जो चंचल टाइप के लड़के होते हैं उनको तो कोचिंग जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो इधर ताकेंगे, उधर झांकेंगे, है ना, वो यही करते रहते हैं, वो सिलेक्शन नहीं देते हैं। सिलेक्शन लेने वाला बंदा घर बैठकर अगर उसको सारी स्टडी मटेरियल मिल रहा है तो वो बड़े आराम से, उसका तो टाइम बचेगा ना, कोचिंग जाने से खर्चा बचेगा, कन्वेंस बचेगा, घर बैठे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। चलिए खैर, तो अब जैसे अनुदान की मांग है, इस पर राज्यसभा कुछ नहीं करेगी। देखो, हमने क्या बताया कि बजट को लेकर लोकसभा का क्या राइट है और राज्यसभा का क्या राइट है, यानी संसद के दो सदन, उन दोनों सदनों का बजट को लेकर क्या राइट है, इसकी व्याख्या संविधान में की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें जैसे अनुदान मांग है ना, अनुदान मांग, ठीक है, ये ग्रांट होती है, ठीक है, बजट में प्रस्तुत की जाती। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी बजट को हम डिटेल में और आगे लेकर चलेंगे, ठीक। तो अनुदान मांग जो रखी जाती है वो लोकसभा में रखी जाती है, ठीक है। तो इस पर मतदान राज्यसभा नहीं करेगी, ठीक है। अनुदान मांग को पारित करने के लिए, जैसे मान लो बजट में कहा गया कि इस मंत्रालय को इतना पैसा दिया जाए, तो ये क्या है, मांग है, अनुदान मांग है। तो ये अनुदान मांग कहाँ जाएगी, लोकसभा में जाएगी। अब लोकसभा चाहे तो इस अनुदान मांग को स्वीकार कर ले, तो सरकार के उस मंत्रालय को उतना पैसा अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अनुदान मांग पर मतदान कौन करता है, मतदान कौन करता है, लोकसभा करती है। राज्यसभा को इस मामले में कोई राइट नहीं है, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को कोई राइट नहीं है। राज्यसभा अनुदान मांग पर मतदान नहीं करती है, तो ये विशेष सुविधा लोकसभा। तो अब ये बात कहाँ लिखी होगी, ये तो संविधान में है ना। तो बजट के किस पोर्शन पर लोकसभा का राइट है और किस पोर्शन पर राज्यसभा का राइट है, ये क्लियरली वहाँ पर व्याख्या की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन भी हमारे बनेंगे प्रीलिम में। अब आपसे पूछ लेगा कि बजट में प्रस्तुत अनुदान मांग पर मतदान कौन करता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे, लोकसभा करती है, राज्यसभा नहीं करती है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक। अब देखो, जैसे जब हमारा बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है, तो उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि बजट में व्यय अनुमान को अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। बजट में व्यय अनुमान को, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, अनुमान को अलग अलग दिखाना चाहिए, ऐसा संविधान में मतलब बात कही गई है, अलग अलग दिखाना चाहिए, अलग अलग दिखाना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब, अभी आपको मैंने बताया था ना कि जो बजट होता है इसमें क्या होता है, आय और व्यय, ठीक है। और ये अनुमानित होता है, ये क्या होता है, अनुमानित, क्योंकि आगामी वित्त वर्ष के लिए है ना, अभी तो वित्त वर्ष शुरू हुआ है, पूरे साल भर कितनी आय होगी ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इस साल इतना पैसा आ सकता है, अनुमान है, और इतना खर्च हो सकता है। तो अनुमानित आय होता है और अनुमानित व्यय होता है, ठीक है, बजट में, ठीक।
तो बजट में जो व्यय अनुमान है ये वाला, ठीक है, क्या लिखा है, इसको अलग अलग दिखाना चाहिए, इसको अलग अलग दिखाना चाहिए। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब क्या है आइए समझते हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ, सरकार व्यय कहाँ से करती है? संचित निधि से करती है ना, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालती है, ठीक है, जिसकी रखवाली कौन करती है? लोकसभा, वहां से पैसा निकालती है। तो अब जो बजट में व्यय अनुमान होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। तो बजट में जो व्यय अनुमान होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है, इसलिए कहा गया है कि इसको अलग अलग दिखाना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सा व्यय किस टाइप का है, ठीक है। अब बात ध्यान से समझना, दो तरीके का व्यय, दो तरह का व्यय होता है, पूरा यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब ये दो तरह का व्यय कौन कौन सा होता है? एक तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा प्रकार का जो व्यय होता है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, ठीक है, संचित निधि पर भारित नहीं होता है, यानी भारत की संचित निधि पर गैर भारित व्यय, गैर भारित व्यय, तो ऐसा एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और जो नॉन चार्ज्ड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, मतलब एक ऐसा व्यय होता है जिसको, जो किस पर भारित होता है? संचित निधि पर भारित व्यय, और एक ऐसा होता है व्यय तो होता है बट वो संचित निधि पर भारित नहीं होता है, ऐसा किताब में लिखा रहता है। ये दो प्रकार का व्यय होता है, टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और इसको क्या करना चाहिए? दोनों को अलग अलग दिखाना चाहिए। तो बजट में जो व्यय होगा उसकी दो लिस्ट बना दो, एक वो वाले व्यय जो संचित निधि पर भारित हैं, और दूसरे वो व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखो समझते हैं इसको, एक ऐसे अपने दैनिक जीवन में उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो हम खाद्यान्न खरीदते हैं, है ना, भोजन खरीदते हैं, तो भोजन पर कितना हमें खर्च करना है, जैसे हम अपना बजट बनाएं तो भोजन पर कितना खर्च करना है वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि चलो अब खाना नहीं खाएंगे एक महीने, वो बजट हम कम कर लेंगे, वो कम नहीं किया जा सकता, वो अंडरस्टूड है कि आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो जिसको हम टाल नहीं सकते वो हो गया संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है। फिर दूसरा व्यय जो होगा, जैसे अपने दैनिक जीवन से उदाहरण फिर लो, जैसे मान लो हमें कपड़े खरीदने हैं, कपड़े मान लो खरीदने हैं, तो अगर हमारा बजट अलाउ नहीं करता है तो हो सकता है कि हम कहें कि इस महीने कपड़े नहीं खरीदेंगे, टल जाएगा, कोई आफत नहीं आएगी, जो मेरे पास कपड़े रखे उसी से काम चला लेंगे, ठीक है। तो जिसको हम टाल सकते हो वो होता है गैर भारित व्यय, संचित निधि पर गैर भारित व्यय। तो कौन कौन से व्यय जिनको हम टाल नहीं सकते हैं उसको अलग दिखा दीजिए, और जिसको हम टाल सकते हैं उसको अलग दिखा दीजिए। तो वही लिखा है बजट में व्यय अनुमान को अलग अलग दिखाना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपसे प्रीलिम में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि वो निम्न में से कौन सा व्यय, निम्न में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की कैटेगरी में आता है, ठीक है।
या कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर गैर भारित व्यय की कैटेगरी में आता है, इस तरीके का क्वेश्चन हमारा पीटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी या हमारा जो पीएससी है ये अपने प्रीलिम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं, वो जान लो। उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब गैर भारित व्यय होंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर हम लोग समझेंगे। क्लियर? चलो तो समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप ये थोड़ा समझ लो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें, जैसे राष्ट्रपति का सैलरी है, इसका उदाहरण आप दे सकते हो राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है, जो कि अच्छा खासा होता है, इस टाइम पर 5 लाख के आसपास है पर मंथ। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है, ठीक है, ये संचित निधि पर भारित व्यय है। ठीक है, तो इसको हम टाल नहीं सकते, है ना, इनके वेतन में कोई कटौती नहीं कर सकते, इसे हम टाल नहीं सकते, तो देना ही है। ठीक है, तो भारत की संचित निधि पर जितने भी व्यय होते हैं इस पर मतदान नहीं होता। ठीक है, इस पर मतदान नहीं होता, यानी इन पर मतदान नहीं होता। लेकिन चर्चा हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा हो सकती है। अब कहेंगे सर ये क्या है, अभी समझा रहे हैं। और जो गैर भारित व्यय होता है इस पर मतदान होता है और चर्चा भी होती है, दोनों बातें। तो इस पर मतदान होता है और चर्चा भी होती है, और चर्चा भी होती है। ये अंतर है। अब ये क्या मामला है इसको समझ लो। जैसे मान लो राष्ट्रपति के सैलरी के लिए बजट आया, ठीक है, और ये है संचित निधि, यहाँ पर पैसा इकट्ठा है, ये है कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें धन इकट्ठा है। ठीक है, और ये धन का जो डिब्बा है वो बंद है। ठीक है, अब यहाँ पर किसका नियंत्रण है, लोकसभा का। लोकसभा इसकी रखवाली करती है, कुंडली मारकर बैठी है। ठीक है, अब सरकार इससे धन निकालेगी, तो सरकार धन ऐसे नहीं निकालेगी। तो सरकार अगर इससे धन निकालेगी तो धन निकालने के लिए क्या आएगा, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। ठीक है, और इसको पास कराना पड़ेगा, तो इससे पैसा सरकार को मिल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई। अब ये कहा गया है कि बजट में आप ये दिखा दो कि आपके व्यय कौन संचित निधि पर भारित है और कौन संचित निधि पर नहीं भारित है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का जो सैलरी है वो संचित निधि पर भारित है। तो जब यहाँ से राष्ट्रपति की सैलरी एक महीने की 5 लाख, तो साल भर की कितनी हो जाएगी, 60 लाख। यानी 60 लाख रुपए राष्ट्रपति को देना है साल भर में। ठीक है, देना है तो देना है। तो अब इस पैसे की, राष्ट्रपति की सैलरी पर चर्चा तो होगी, ठीक है, संसद में चर्चा तो होगी, लेकिन मतदान नहीं होगा। मतदान वहां होता है जहां पर मामले को टाला भी जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी को टाल नहीं सकते ना, इसलिए मतदान कराने की क्या जरूरत है, देना है तो देना है। ठीक है, अब जैसे मान लो वहां पर इस पर मतदान करा दिया, सपोज दैट, ठीक है, मामला आया राष्ट्रपति की वेतन का, और वेतन पर जब लोकसभा में डिस्कशन हुआ, संसद में डिस्कशन हुआ कि हाँ ठीक है वेतन दे दिया जाए, देना है तो ये अलॉट कर दिया जाए पैसा इतना। ठीक है, लेकिन
मतदान इस पे नहीं कराएंगे। क्यों? मतदान अगर करा दिया तो इसमें हो सकता है कुछ लोग इसके पक्ष में चले जाएं और कुछ लोग इसके विपक्ष में चले जाएं। तो इसका मतलब विपक्ष में अगर ज़्यादा लोग चले गए तो फिर क्या सैलरी का पैसा फिर तो नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो चीज़ें देनी ही हैं, जो भारित है संचित निधि पर, भारित व्यय, उस पर मतदान कराने की जरूरत ही नहीं है। मतदान वहां कराया जाता है जहां पर ना देने की भी संभावना हो। ठीक है, अब दूसरा पक्ष समझो। अब जो गैर भारित व्यय है संचित निधि पर, ये खर्च तो संचित निधि से ही निकाल के किया जाएगा, लेकिन इस पर मतदान नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोई मान लो कि आज इस बार रक्षा डिफेंस में 200 करोड़ रुपए खर्च करना है, ऐसे सपोज दैट एग्जांपल दिया, रक्षा पर 200 करोड़ रुपए, डिफेंस पर 200 करोड़ खर्च करना है। तो इस पर ये तो बदलता रहता है ना हर साल, तो वहां पर चर्चा भी होगी कि 200 करोड़ रुपए खर्च करना सही रहेगा कि नहीं, और मतदान भी होगा। तो हो सकता है कि कुछ लोग असहमत हो, कहें कि नहीं 200 नहीं, थोड़ा कम करिए। ठीक है, तो चूंकि बजट इतना बड़ा है नहीं तो इसको आप कम कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह सैलरी में कटौती नहीं कर सकते, तो इसको टाला भी जा सकता है। तो इसमें पूछा जाएगा, तो पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने अपने मत प्रकट करो, मतदान करो। तो अगर इसके फेवर में मतदान हुआ तो ये पैसा इतना निकल आएगा, और अगर नहीं इसके फेवर में हुआ तो फिर इसको कम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये पैसा निकलेगा कहां से? निकलेगा संचित निधि से ही। तो जो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं उस पर मतदान नहीं होता, चर्चा होती है, क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता, ये तो देना ही है, तो मतदान कराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो गैर भारित व्यय होते हैं संचित निधि पर, उसमें मतदान भी होता है और चर्चा भी होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं, आइए हम ये देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे और आप अपने डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, लिस्ट बना लो इसकी। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, ये क्वेश्चन हमारा प्रीलिम में आता है। ठीक है, पीटी में पूछा जाता है। अब ये संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं, इसको हमें एक बार पढ़ लेना है। तो 10-12 व्यय हम आपको यहाँ पर बताएंगे जो संचित निधि पर भारित होते हैं। इनकी लिस्ट आप देख लो। एक तो राष्ट्रपति के वेतन जो हैं वो तो हमने आपको बता ही दिया है ना, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता सारी चीज़ें है ना। राष्ट्रपति का वेतन भत्ता पेंशन ये सब संचित निधि से दी जाती है, तो इस पर मतदान नहीं होगा। संसद में इन व्यय पर मतदान नहीं होगा, आपको हम 10-12 बार बता चुके हैं, है ना। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन, उनका पेंशन, ये सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का वेतन, पेंशन, ये चीजें। ठीक है। तीसरा, हाई कोर्ट के जजेज, जो भारत में हाई कोर्ट्स होते हैं के जजेज की पेंशन, ध्यान रखिएगा, पेंशन, इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए अलग से। अब आप कहेंगे सर तो फिर हाई कोर्ट के जजेज का वेतन कहां से दिया जाता है? वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के जजेज की पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट सैलरी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
जैसे जो हमारे संसद के पदाधिकारी हैं, ठीक है, चौथा संसद के पदाधिकारी, तो संसद के पदाधिकारी, तो संसद में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? संसद के चूंकि दो हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो राज्यसभा में पदाधिकारी होंगे, लोकसभा में पदाधिकारी होंगे। तो राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? सभापति, उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। और लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके जो वेतन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, वेतन भत्ते जो भी हैं, ठीक है। तो इनके क्या वेतन भत्ते, यहाँ लिख लीजिएगा, वेतन भत्ते, TADA जो भी होता है, ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया है ना, 4 तो ये हो गए। और जैसे जो कैग होता है ना, कैग का नाम सुना है आप लोगों ने? कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, बड़े काम की चीज़ है कैग। तो कैग जो होता है भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, इनका वेतन भत्ता पेंशन, वेतन भत्ता पेंशन जो भी है वो किसकी टेंशन है? भारत की संचित निधि की टेंशन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैग का वेतन भत्ता पेंशन किस पर भारित व्यय होता है? तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। मतलब इसका वेतन भत्ता सैलरी के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उस पर संसद में कोई मतदान नहीं होगा, क्योंकि इसको टाल नहीं सकते, ठीक है, मतदान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो यूपीएससी होता है ना, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता जो भी सुविधाएं हैं, पेंशन है ना, के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ता पेंशन, ये भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होता है, ठीक है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी के जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस होते हैं, नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, या नीचे चूंकि जगह नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट, कैग और यूपीएससी के जो कार्यालय होते हैं, उन कार्यालयों को चलाने के लिए कुछ व्यय होता है जिसको प्रशासनिक व्यय बोलेंगे, ठीक है। और उनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, है ना, वहाँ पर कर्मचारी भी तो होंगे उनके ऑफिस में, तो उनमें कार्यरत जो भी कार्मिक होते हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन भी संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। तो ये हमने आपको यहाँ पर इतनी लिस्ट बताई, अभी और भी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब आप देखो, इतना तो तय हो गया कि जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं उनको कोई कम हम नहीं करा सकता है ना, कोई कम करा सकता है? अगर सरकार कहे कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा वेतन हम कम करा देंगे, क्यों? सरकार कम करा ही नहीं पाएगी। क्यों? उनको कहाँ से, वो किस पर भारित व्यय है? वो संचित निधि पर भारित व्यय है, और संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है संसद में, तो इसलिए सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। इसका मतलब है सरकार अगर इनको दबाव में लेना चाहे, ध्यान से समझना, जैसे मान लो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सरकार अगर सिफारिश लगा दे, मान लो प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, और उसका कोई रिश्तेदार है जो IAS की तैयारी कर रहा है, तो कैबिनेट मिनिस्टर यूपीएससी के अध्यक्ष को फ़ोन लगाएं या जाके उनके घर में मीटिंग कर लें कि यार भाई ऐसा करना कि हमारा ये रिश्तेदार है और ये IAS की तैयारी कर रही है और परीक्षा आप ही करवाते हैं, तो ज़रा इनको क्वेश्चन पेपर बता देना, पहले ये सॉल्व कर लेंगे और ये IAS बन जाए। तो कैबिनेट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो
तो हम तुम्हारी सैलरी कम करा देंगे। तो क्या सैलरी कम करा पाएंगे वो? नहीं। ये कहेंगे नहीं, हमें कोई डर नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं कि हमारी सैलरी कम कराओ। यानी इन लोगों को दबाव में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और जब ये दबाव में नहीं आएंगे तो ये स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेंगे ताकि भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जितने ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो पद हैं, उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय क्यों किया जाता है? ताकि सैलरी को कम करने की धमकी देकर उनको दबाव में ना लिया जा सके, ताकि ये स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। ये एक स्वायत्त संस्था है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। तभी तो ये बिना किसी भ्रष्टाचार के भारत में आईएएस ऑफिसर को सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर नहीं तो अयोग्य लोग पहुंच जाएंगे वहां, तो अयोग्य लोग आईएएस बन जाएंगे। जो मंत्रियों का रिश्तेदार होगा, घर परिवार का होगा, वो आईएएस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ऐसे पद जिनसे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की उम्मीद की जाती है, उनकी सैलरी को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जाता है। अब मान लो कैग है, कैग का काम क्या है? निष्पक्ष रूप से ऑडिट करना, जांच वाच करना, खातों मतलब जो सरकार के खाते हैं उनकी जांच करना। अगर सरकार के खाते की जांच ये कर रहे हैं तो सरकार कहे कि देखो हम तुम्हें, हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारा वेतन कट करवा देंगे, तो क्या इनका वेतन कट हो पाएगा सरकार के धमकाने से या मंत्री के धमकाने से? नहीं। क्यों? ये कहेगा हमें कोई चिंता नहीं है ना, चूंकि हमारा वेतन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, इसलिए हम आपकी धमकी में आने वाले नहीं हैं। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगा। अगर यही भ्रष्ट हो जाए तो जानते हो भारत की जनता के धन का इतना ज़्यादा दुरुपयोग होगा कि आप सोच नहीं सकते। तो संविधान में इन पदों के जो सैलरी, पेंशन, भत्ता है वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय बना दिया जाता है। क्यों? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर जैसे ये कहा जाता है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों है? क्योंकि इनके जजेज का वेतन, पेंशन ये सब भारत की संचित निधि पर भारित है, इसलिए सरकार इनको दबाव में नहीं ले सकती है, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करेंगे। अगर मान लो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ही स्वतंत्र ना हो तो जानते हो भारत में न्याय नहीं मिल पाएगा लोगों को, इसलिए इनको स्वतंत्र बनाया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया जाए कि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, आप कैसे कह सकते हो? तो आप उसमें एक पॉइंट यही लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज का वेतन, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है जो इसे स्वतंत्र बनाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो इतने सारे व्यय हमने आपको बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं और भी व्यय हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित हैं। चलिए देखते हैं और कौन कौन सा है। जैसे ऐसे ऋण, देखो समझना, जो भी है ऐसे ऋण जो भारत सरकार को चुकाना हो, जो भारत सरकार को चुकाना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत सरकार कहीं से ऋण लेकर आती है, लेना पड़ता है, सरकार को भी ऋण लेना पड़ता है और लेती रहती है। सरकार हम लोगों से भी ऋण लेती है, पब्लिक बोरोइंग जिसको कहते हैं, है ना, जनता से उधार लेना, आरबीआई के थ्रू। इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा, भारत सरकार किसी दूसरे देश से भी ऋण लेती है, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान होते हैं, है ना, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, यहाँ से भारत सरकार ऋण लाती है, ठीक है। और अगर हमने ऋण लिया है तो वो देना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसे वापस नहीं करोगे। जैसे मान लो भारत सरकार 500 करोड़ का ऋण लेकर आई, किससे? वर्ल्ड बैंक से लेकर आई मान लो,
वर्ल्ड बैंक, ठीक है, हम उधार लेके आए, हाँ वर्ल्ड बैंक हमारी मदद कर दे, ग्रांट दे दे कि जाओ ले जाओ, ना करना वापस, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम उधार लेकर आए हैं, 500 करोड़ का हम यहां से उधार लिया भारत सरकार ने, ठीक है, तो ये 500 करोड़ वापस करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बाद में कह दो हम नहीं करेंगे वापस, है ना। तो ये वापस करना ही करना है, और इस पर जो ब्याज लगेगा, वो भी देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो आप इसको संसद में क्या इस पर मतदान करवाएंगे कि ये ऋण हम लाए थे वर्ल्ड बैंक से, वापस करें कि ना करें? तो कुछ लोग कह देंगे कि कर दो, कुछ लोग कहेंगे ना करो, और ज्यादा लोगों ने कह दिया ना करो, तो फिर क्या हम ये ऋण मार जाएंगे? नहीं ना। तो इसमें मतदान करवाने का कोई फायदा ही नहीं है, मतदान इस पे फिर करवाना ही नहीं है, क्योंकि देना ही देना है, इसको टाल तो सकते नहीं। तो इसलिए ऐसा ऋण जो भारत सरकार को चुकाना है, जो भारत सरकार की लाइबिलिटी है, ठीक है, देनदारी है, वो व्यय किस पर भारित होगा? जब मतदान होगा नहीं तो ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, भारित व्यय होगा। अब देखो, अगर मान लो कुछ लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, भाई ऑनलाइन है, हम तो वहाँ बैठे नहीं, तो स्टूडेंट को ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर वो लेक्चर पूरा देखेगा तो उसको पूरा समझ में आएगा, और पता लगा कि 10 मिनट देखा और उसको स्किप कर दिया तो आप लेक्चर का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं, लेक्चर थोड़ी देर देखा, 5 मिनट स्किप कर दिया, फिर कोई दूसरे का लेक्चर देखने लगे, ठीक है, फिर उसको भी स्किप कर दिया। तो ऐसे स्किप करते रहते अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इसलिए जब भी आप लेक्चर को देखें, पूरा देखें, ईमानदारी से देखें, और कम से कम 2 बार देखें। एक बार लेक्चर को पूरा देख लें, समझ लें, जैसे आप किताब पढ़ते हो, एक पेज पढ़ते हो, फिर थोड़ा रुकते हो, फिर सोचते हो कि इसमें लिखा क्या है, उस पर मनन करते हो, वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करो। तो जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जिनको कुछ करना है, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो आप इसको पूरा पहले देखिए, फिर दोबारा देखिए, और फिर पॉज कर करके आप नोट्स बनाइए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं। तब तो आप इसका फायदा ले पाओगे पूरा, और कहीं कोई आपको जाकर कोचिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। आज 21वीं सदी का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, और ऑनलाइन बैठकर आप घर बैठे, बहुत कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है, और सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। कोई वर्डन, कोई माँ बाप से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप पढ़िए पूरा धैर्य से, ठीक है। इतना तो नॉलेज हम लोग ऑफलाइन क्लास में शायद ना दे पाते हों, ठीक। तो बात आपको समझ में आ गई। इस पर ब्याज क्या आप टाल सकते हो? नहीं टाल सकते हो। तो ऐसा व्यय, ऐसा ऋण भार जिसका दायित्व तो भारत सरकार पर है, जिसके अंतर्गत ब्याज भी आएगा और भी जो देनदारियां हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। इसमें रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। चलो और भी देखते हैं, और भी कौन कौन से व्यय हैं जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किए जाते हैं, घोषित किए गए हैं। जैसे मान लो कि कोई न्यायालय है या कोई अधिकरण है, ट्रिब्यूनल, उसके द्वारा दिए गए निर्णय की तुष्टि के लिए जो राशि की जरूरत पड़ती है, दूसरे शब्दों में जैसे मान लो न्यायालय या कोई अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय की तुष्टि के लिए अपेक्षित व्यय, है ना, अपेक्षित राशियां, है ना, अपेक्षित राशियां। अब कहेंगे सर ये क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आया। आएगा,
ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना समझ में आए, सब आएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई न्यायालय के पास मामला गया है ना, या कोई अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसके पास मामला गया और इसने निर्णय दिया, ठीक है, फैसला सुनाया, और वो धन से जुड़ा हुआ फैसला है। तो ये कहा गया कि इतना धन, इस निर्णय में इतना धन देना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यायालय ने ये निर्णय कर दिया है, तो ऐसा जो धन होगा, जो अपेक्षित राशि होगी, जितनी अपेक्षा की जाएगी इसमें, ठीक है, कंपनसेशन टाइप मान लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो सरकार ने किसी की जमीन को एक्वायर किया, राष्ट्र हित में सरकार या राज्य किसी की जमीन एक्वायर कर सकती है। मान लो किसानों की जमीन, वहां से एक हाईवे गुजरना था, हाईवे गुजारने के लिए किसानों की जमीन को एक्वायर करना पड़ा। तो किसान तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो उसमें कहेंगे कोई बात नहीं, ये मामला कोर्ट में चला गया, ठीक है। हालांकि अब ये कोर्ट में नहीं जाएगा, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं इसलिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सरकार को ये राइट है अनुसूची नंबर 9 में, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 9 में, कि किसी की जमीन को एक्वायर कर सकती है और उसके लिए उचित मुआवजा दे सकती है। तो अगर ऐसा कोई मामला आता है तो न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप इनकी जमीन ले सकते हो, आप इनको इतना पैसा दे दो। तो इस निर्णय को तुष्ट करने के लिए, यानी निर्णय को लागू करने के लिए, पूरा करने के लिए, जो इसने जमान दी है सुप्रीम कोर्ट ने या कोई ट्रिब्यूनल ने, तो कहते उतना पैसा उनको दे दो, तो इतनी अपेक्षित राशि उनको दे दो, बात खत्म। तो ये पैसा कहाँ से दिया जाएगा, ये भारत की संचित निधि पर भारित होगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी की आपने जमीन एक्वायर की और न्यायालय ने कहा कि आप इन्हें इतना पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आप ये कहेंगे कि इस पे मतदान करा लेते हैं, इनको पैसा देना कि नहीं देना। अरे वो तो देना ही है, तो उसे मतदान कराने की जरूरत ही नहीं। तो ऐसा व्यय, ऐसी राशि, ऐसा अमाउंट ये कहाँ होगा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की कैटेगरी में आएगा। क्लियर, बताओ बात समझ में आ गई। तो ये अभी तक हमने 8-9 आपको बता दिए। अब एक और है इसके अलावा क्या होगा कि संसद अगर ये कह दे इनके अलावा कि ये वाला व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होगा, तो उसको भी भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की कैटेगरी में रख लिया जाएगा। तो अगला पॉइंट है संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय। संसद द्वारा विहित कोई अन्य व्यय, ठीक है। इसके अलावा ये 9 व्यय तो हैं, क्लियर। इसके अलावा अगर संसद ऐसा कोई कानून बना दे, विहित का मतलब होता है विधि बना दे, कि ये वाले व्यय इसके अलावा ये वाले व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, तो फिर इनको भी भारत की संचित निधि में भारित व्यय घोषित किया जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से यहां पर हमने क्लियर किया कि कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। इसको देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन यहां से कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर मतदान नहीं होगा, और बाकी जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है उन पर मतदान होगा, और अगर सभी सहमत हैं तो वो पैसा उसको अलॉट होगा, और नहीं सहमत है तो पैसा अलॉट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर अलॉट हुआ तो खर्च तो संचित निधि से ही निकाल के किया जाएगा, लेकिन मतदान वहां पर कराना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, चर्चा भी होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब हम लोग जो आगे शुरू करते हैं, जो हमारा बजट होता है, हमारा मतलब भारत सरकार का, ये जो बजट होता है ये हम लोग पढ़ते हैं कि वित्त मंत्रालय ने बनाया, राष्ट्रपति ने रखवा दिया, वित्त मंत्री ने रख दिया, डिस्कस हुआ, पास हो गया, बजट आ गया।
इतना आसान नहीं है। बजट जो होता है इस पे एक लंबा डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, और बजट उस लंबे डिस्कशन के पश्चात पारित होता है, ठीक है। और बजट को पारित होने में टोटल 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो बजट को यानी बजट की प्रक्रिया जो होती है ये संसद में 6 चरणों से होकर गुजरती है। संसद में 6 चरणों से गुजरती है, 6 चरणों से गुजरती है भाई, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। अब वो 6 चरण कौन कौन से हैं, ये हमारे संविधान का टॉपिक है, ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक नहीं है। तो चूंकि संसद इन्वॉल्व हो रही ना, तो 6 चरणों से होकर गुजरती, तो इसका मतलब है ये संविधान का प्रोविजन है। ओके, इतनी बात क्लियर। चलो, तो बजट जो होता है ये बजट सत्र में लाया जाता है। तो आपको हमने बताया था जब संसद के सत्र पढ़ाए थे हमने कि भारत में संसद के सामान्य तौर पर 3 सत्र होते हैं, और जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, और वो फरवरी में स्टार्ट होता है। याद आया आप लोगों को? तो बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय, आपको पढ़ाया था। और बजट सत्र पहला सत्र होता है साल का, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, यानी वो संयुक्त बैठक होती है, और उसको राष्ट्रपति महोदय अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है, बजट सत्र को। क्लियर? अब बजट के जो 6 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चरण होता है इसको प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना कहाँ पर? संसद में, और स्पेशली लोकसभा, ठीक है। तो पहले प्रस्तुत हुआ, फिर इसके बाद इस पे आम चर्चा होती है। क्या होती है? आम चर्चा, यानी आम बहस होती है, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ आम बहस चलती है। बहस का मतलब ऐसे नहीं कि मारपीट होगी, ये मत समझना, मतलब डिस्कशन होगा, चर्चा होगी। फिर तीसरे चरण में क्या होगा? विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। विभागीय समितियों, जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं, समितियों द्वारा जांच की जाएगी इसकी। तीसरा चरण है, जांच की जाती है। अब जो विभागीय समितियां हैं ये कौन गठित करता है? पार्लियामेंट गठित करती है। तो पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसकी जांच करे, और पार्लियामेंट में सभी लोग योग्य भी नहीं होते हैं। तो पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ये जो विभागीय समितियां होती हैं, तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो कुछ विभागीय समितियां लोकसभा की होती हैं, कुछ राज्यसभा की होती हैं। तो ये टोटल होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24, जिनमें से 16 इसकी होती हैं और 8 राज्यसभा से होती हैं। तो 16, 8, 24 होती हैं टोटल, ठीक है। तो ये विभागीय समितियों में एक्सपर्ट लोग बिठाए जाते हैं, और वो नामी है डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो बजट की बातें होंगी उसकी जांच करेंगी कौन? विभागीय समितियां। अब जांच में क्या होता है आप जानते ही हो, ठीक है, छानबीन करेंगी। इसके बाद जो चौथा चरण होता है, जब ये छानबीन हो जाएगी तो इसके बाद अनुदान की मांग रखी जाएगी। तो अनुदान की मांग पर मतदान किया जाएगा। अनुदान की मांग पर मतदान, ठीक है, कि भाई अब सब आपने जांच वांच कर ली है, तो अब हम अपनी मांग रखते हैं कि किस मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा, और इस पर वोट होगा, वोटिंग की जाएगी, मतदान होगा कि इतनी जो हमने मांग रखी है ये हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हालांकि मिलती है, वो आगे हम लोग बात करेंगे। फिर जब ये स्वीकार हो जाएगी, जब ये स्वीकार हो जाएगी तो अब पैसा सरकार निकालेगी। तो वहां पर क्या लाया जाएगा? पैसा निकालने के लिए ये पैसा कहां से निकलेगा? संचित निधि से। तो उसके लिए क्या होगा? विनियोग विधेयक लाया जाएगा, यानी विनियोग विधेयक पारित होगा। विनियोग विधेयक पारित
होगा, पास किया जाएगा।